गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का 7वां लेक्चर लेने जा रहे हैं और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में ओहम प्रिंसिपल के ऊपर हम आज बात करेंगे। देखिए ओहम प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा हमें कि ओहम जो है कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये एक नेम बनाया था। उस नेम के आधार पर जर्मन रूल था इसमें, और ये ओहम जो नेम था वो उसमें ये था कि भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बिल्डिंग अप कैसे किया जाता है एटम्स के ऑर्बिट्स के अंदर। तो कहने का अर्थ क्या है कि ओहम प्रिंसिपल कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक नेम है। और इस नेम को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, एक बिल्डिंग अप का कार्य करता है। बिल्डिंग अप का मतलब ये है जैसे हमको बिल्डिंग को निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या रॉ मटेरियल कैसे कैसे लगता है, उसी रूप में हमने कहा कि किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम जो होता है वो क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिट जो है वो सबसे पहले भरेगा। कौन सा? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, और उसके बाद क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी। कहने का मतलब लो एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का क्रम रहेगा। तो ये एक तरीका क्या बता रहा है हमें ओहम प्रिंसिपल कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम क्या है, उसके ऊपर सारी बात ये करना चाहते हैं। इसके अंदर दो चीज विशेष रूप से लिए इन्होंने, वो है N+L रूल फर्स्ट और N+L रूल सेकेंड। ये दोनों चीजें हमें यहां समझनी होंगी। तो मोटा सा क्या हो गया कि ओहम प्रिंसिपल क्या हमें एक बिल्डिंग अप का कार्य कर रहा है जिसके अंदर एनर्जी लेवल्स को लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम जाते हैं। लो एनर्जी का सबसे पहले भरेगा, उसके बाद हायर एनर्जी का, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का कक्षकों में क्रम चलता रहेगा। यहाँ पे एक नियम आता है, पहला वो आता है N+L रूल के नाम से बोलते हैं। N+L रूल का मतलब क्या है यहाँ पे पहले समझिए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की बढ़ने का क्रम है, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के क्रम में क्या है कि सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसके अंदर, ये वो ऑर्बिट भरा जाएगा जिसके अंदर N+L का मान सबसे कम है, लोवेस्ट मान है। N+L का लोवेस्ट मान होगा वो सबसे पहले भरा जाएगा। दूसरा इन्होंने कहा कि जब मान लीजिए N और N+L के मान दोनों ही समान हो, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए समान मान है, तब N+L रूल क्या होगा कि N का मान जो लोवेस्ट होगा वो कक्ष पहले भरा जाएगा। तो ये कक्ष का बढ़ने का एक तरीका बताया इन्होंने L+N+L के आधार पे कि कौन सा कक्ष कब भरा जाए। देखिए हम एग्जांपल लें, यहाँ पे एक 2s 2p 3s, इस प्रकार से कोई भी ले लें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले N का मान लिखेंगे, फिर L का मान लिखेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे N+L। तो N का मान क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, कौन सा कक्ष है, 2 नंबर का कक्ष है, ठीक है। S का मान क्या है इसके अंदर, S के लिए L का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो N+L का मान क्या होगा, 2 + 0 = कितना आ गया, 2। 2p के लिए क्या हो जाएगा, ये भी N का मान 2 ही है। L का मान क्या है, 1 है, तो 2 + 1 = 3, क्योंकि हम जानते हैं पहले कि L के मान जो 0, P के लिए हमने कहा था 1, L के लिए, D के लिए 2, F के लिए 3। तो ये मान हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको मैं दोबारा नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, N और L के मान निकाल रहे हैं। तो ये मान कितना है हमारे पास, 3। अब 3s के लिए N का मान क्या है, 3, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम नंबर। ये सारा किसके ऊपर आधारित है, ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर ही आधारित है, क्वांटम नंबर्स के ऊपर आधारित है। तो यहाँ क्या बताया गया, N का मान कितना आ रहा है, 3। अब हम जानते हैं S के लिए N का मान क्या होता है, 0, तो क्या हो गया, 3 + 0 = 3, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे कि सबसे पहले कौन सा कक्ष भरें जिसमें N+L का मान सबसे कम आता हो। तो N+ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें L का मान एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मान आ रहा 2, ये आ रहा 3, ये आ रहा 3। तो सबसे पहले 2 वाला भरा जाएगा, इसका मतलब 2s कक्षक सबसे पहले भरा जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास 2p और 3s दोनों के मान कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यानी N+L के मान क्या आ रहे हैं, 3। हमने कहा था लोवेस्ट भरा जाएगा। अब दूसरा नियम क्या था, जिसमें N+L के मान समान आते हों
तो n का मान जिसमें कम हो, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिसमें मान कम है वो कक्ष पहले भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों मान निकाले, ये भी 3 आ रहा था, ये भी 3 आ रहा था, तो दोनों 3 आ रहे। तो अब हम देखेंगे कि n का मान किस में कम है। n का मान किस में कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या बात, 2p कक्षक पहले भरा जाएगा, किससे, 3s से, और बाद में क्या आएगा 3s। तो इस प्रकार से भरने का क्रम जो है इनका रहेगा। तो ये ओहम प्रिंसिपल में बताया गया था कि किसी भी ऑर्बिट्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो भरने का क्रम है वो n+l नियम के अनुसार चलेगा। और n+l नियम जो था कि दोनों का योग जो लोवेस्ट होगा वो कक्षक पहले भरा जाएगा, और जिसमें दोनों का मान समान आ रहा है तो n का मान जिसमें कम होगा वो कक्षक पहले भरा जाएगा। ये था किसका, ओहम का प्रिंसिपल। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के यहाँ हम इस चीज़ को समझा सकते हैं। ये एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आती है। इस तरह से अगर लिखें तो हमें ज़्यादा नहीं, पर एग्जाम्पल में जब हम लेंगे तो आसानी से समझ में आ सकती है। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने एक रखा है, यहाँ पे हम देखिए 3D और 4s। अब आता है 3D और 4s में पहले कौन सा कक्ष भरा जाएगा, 3D का या 4s का। तो यहाँ वही तरीका अपनाएंगे। n का मान कितना आ रहा है इसके लिए, 3, इसके लिए कितना आ रहा है 4, l का मान कितना आ रहा है d के लिए 2, s के लिए 0, ये कितना आया 5, ये कितना आया 4। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले कौन सा भरा जाएगा, 4s कक्षक पहले भरा जाएगा 3D से। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए 3D कोई भी आपको दे दें तो आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, SPDF का मान L के लिए क्या हो रहा है। ये इतनी चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है। ये मान हमें ध्यान रखने होंगे L के लिए। तो अगर ये मान याद है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास सामने है ही, तो आसानी से हम इसको निकाल सकेंगे। अब क्या है कि 3D और 4p की बात कर रहे हैं, वही n का मान कितना है 3, यहाँ कितना है 4, d के लिए l का मान कितना है 2, p के लिए 1, दोनों कितने आएंगे 5, 5। अब यहाँ चीज़ दो आ गई सेकेंड रूल वाली कि दोनों में क्या है 5, 5 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अब n का मान किस में कम है वो पहले भरा जाएगा। इसके लिए 3 था, इसके लिए 4 था, तो 3D का कक्षक जो है वो पहले भरा जाएगा 4p से। तो यहाँ ये चीज़ अपने को समझनी है, यही ओहम का प्रिंसिपल है। यानी n+l के नियम से भी पूछ सकते हैं इसको, ओहम प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। तो हमें n+l के नियम को यहाँ पे बताना है। दूसरा इसके अंदर आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी अपवर्जन का नियम। पाउली का अपवर्जन का नियम क्या है, ये पूर्ण रूप से क्वांटम नंबर के ऊपर आधारित है। क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और हमने कहा था क्वांटम नंबर में L, N, L, M, S, ये 4 क्वांटम नंबर थे हमारे पास। किसी भी एक एटम के लिए, ध्यान दीजिए इसको, किसी भी एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का मान कभी भी इन चारों मान समान नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों मान समान नहीं हो सकते। किसके, जिसमें n का मान समान हो, l का भी समान हो, m का भी समान हो और s का भी हो, ऐसा नहीं होगा। n क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s क्या है स्पिन। उन्होंने कहा कि 3 मान फिर भी समान हो सकते हैं, n, l, m 3 मान फिर भी समान हो सकते हैं, लेकिन चौथा मान कभी भी समान नहीं आएगा, नॉट सेम, ये एक समान नहीं होगा। ये चीज़ हमें किसने बताई, पाउली अपवर्जन के नियम में इन्होंने सिद्ध की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लें हीलियम का, देखिए हीलियम के कक्ष में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n का मान क्या है इसके लिए, हीलियम के लिए l का मान क्या आ रहा है, क्योंकि ये कौन सा कक्ष है, s कक्ष है, ध्यान रखना। तो 1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ रहा है, l का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। m का मान क्या है, जब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या होगा 0 होगा। अब s के मान में अंतर है। s का मान चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ले रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने से क्या मतलब है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
प्लस हाफ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ। मैंने कहा था ना कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसके साथ वो अपने एक्स एक्सिस पे घूर्णन करता है। एक्स एक्सिस पे जब घूर्णन करता है, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स एक्सिस के ऊपर भी घूर्णन कर रहा हो सकता है प्लस कर रहा हो सकता है माइनस कर रहा हो। तो यहाँ पे स्पिन जो क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं वो अंतर आएगा। तो पहले में क्या आ गया, प्लस हाफ। अब दूसरे के लिए समान होंगे 1 0 0, लेकिन ये मान क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। तो हमने क्या कहा था कि जो तीन मान n l m के जो मान हैं वो तीनों फिर भी समान हो सकते हैं, लेकिन एस स्पिन क्वांटम नंबर का मान समान नहीं होगा, वो दूसरा विपरीत आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपवर्ड में बराबर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड में होगा, यानी कम से कम प्रतिकर्षण हो। अगर ये स्थिति हो जाएगी तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और इलेक्ट्रॉन के स्थायी होने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये विपरीत स्पिन का होगा तो ही यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो ये बताया किसने, पॉली अपवर्जन के नियम में। अब देखिए अगला आता है इसके अंदर हुन्स मल्टीप्लिसिटी का रूल। हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल्स क्या है, हुन्स की बहुलकता का नियम क्या है, अलग से पूछ लेते हैं, एक साथ ही पूछ लेते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है तो हमें चारों को एक साथ बताना है। अगर मान लीजिए आधे नंबर का ही पूछ रहे हैं, कहीं पे पॉली अपवर्जन पूछ लिया या हुन्स का पूछ लिया, तो यहाँ पे हमें इनको उसी रूप में ही अटेंड करना है। देखना यही आपको कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके ऊपर आपको इसका आंसर देना चाहिए। हुन्स का मल्टीप्लिसिटी का रूल क्या है, बहुलकता का नियम। इनमें ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एस कक्षक, ये हमारे पास पी कक्षक थे, ये एस, ये पी, ये हमारे पास डी कक्षक, ये डी कक्षक, एफ भी आ सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अयुग्मित, अनपेड होगा। अगर समान ऊर्जा के कक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं तो सर्वप्रथम, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पहले आ गया, दूसरा भी, चूंकि दूसरा कक्षक है ही नहीं हमारे पास सब सेल में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए। एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे, सेल में क्या थे, सब सेल, और सब सेल में क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या भरते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। ये एक पिक्चर आपके समझ में आनी चाहिए कि सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब सेल आ गए हमारे पास। पी में कितने हैं, 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो यहाँ पे 3 में अब देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरना हम शुरू करें। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा या फिर इसमें। दो संभावनाएं हमारे पास हैं, हो सकता है यहाँ पेयरिंग हो सकता है यहाँ पे अनपेड में जाए। तो चीज़ यहाँ ध्यान क्या रखनी है हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल में, कि दूसरा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो अगर क्वांटाइज, यानी इनके जो एनर्जी को जो कक्षक हैं उनकी एनर्जी अगर समान है सब सेल में, उन समान ऊर्जा के कक्षक सबसे पहले अयुग्मित होंगे, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा। या यूँ कहें, जब तक खाली कक्षक हमारे पास समान ऊर्जा के उपलब्ध हैं तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा, अयुग्मित स्थिति में रहेगा। इसको एग्जाम्पल भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने कहा P3 की स्थिति में आ गए कि क्या है, P3। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिट में क्या कहा था मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑर्बिट में। तो यहाँ पे देखिए P3, अब जैसे P4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके लिए दिक्कत क्या है, 1 2 3। अब क्योंकि हाफ फील्ड कक्षक पूर्ण भर गया हमारे पास, पी में 3 सब सेल थे और सब तीनों भर गए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब चूंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आना तो स्वाभाविक है इसके साथ पेयरिंग करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता इसका नहीं है। 5वां आएगा तो फिर पेयरिंग करेगा, 6ठा आएगा फिर पेयरिंग करेगा। ऐसे डी के अंदर सबसे पहले अनपेयर्ड की स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ खाली कक्षक हमारे पास है और हमने यहाँ पेयर कर दिया, नहीं, ये चीज़ नहीं होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनपेयर्ड की स्थिति लाएंगे यहाँ पे, और जैसे अनपेयर्ड कक्षक पूर्ण भर गए हमारे पास, हाफ फील्ड पूरा हो गया है, तो जैसे D6 आएगा तो छठा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयरिंग के लिए आएगा। तो ये किसने बताया, ये हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल के अंदर आता है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले अनपेयर्ड स्थिति में आएंगे फिर पेयर में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए
बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 1s2, 2s2, 2p1। तो s कक्षक तुम्हारे पास दोनों पहले भरे हुए हैं, 1 2 और ये 2 कंप्लीट है। अब p में मैंने कहा 3 सब सेल हमारे पास हैं, px, py, pz। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? इसमें आएगा, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कार्बन आ रहा है 1s2, 2s2, 2p2। अब चूंकि p के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? ये हमारे पास 1s2, 2s2 की होगी। और ये p कक्षक की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। क्या होगा? अनपेयर्ड स्थिति में ही आएगा। यही फिर हम नाइट्रोजन में बात करें, 1s2, 2s2, 2p3। तो यहाँ क्या कहेंगे? ये 1s का भर गया, ये 2s का कक्षक हमारे पास कंप्लीट है, p का हमारे पास तीनों कक्षक हैं। तो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर चुके हैं तो तीसरा कक्ष खाली है, जो कि समान ऊर्जा के हैं, डी जनरेट कक्षक हैं। तो यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आप एग्जाम्पल साथ में जरूर दीजिए। जब भी ऐसी छोटी डेफिनेशन आती हैं, पूछा जाता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल दोगे तो सहूलियत होती है समझने के लिए और आपके लिए भी याद करने में आसानी होगी। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम। इसमें वो आ रहा हमारे पास क्या? हाफ फील्ड और फुल फील्ड का। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर। राइट? तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं हम कि कोई भी कक्षक जब हाफ फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, फुल फील्ड है तो भी ज़्यादा स्टेबल होंगे, कंपेयर टू मान लीजिए हाफ फील्ड से एक कम है या फुल फील्ड से एक कम है, उनके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इसको भी एक एग्जांपल से हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया क्रोमियम का, और ये कई बार पूछा जाता है आपको पास क्रोमियम। और क्रोमियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे सामने आते हैं, D4, 4s2 और 3d5, 4s1। अब एक तरीका तो ये था, हमने अभी पढ़ा है कि हाफ फील्ड कक्षक तो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 3d में ये देखिए यहाँ पे ये 4s का हमारे पास है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 2 3 4 ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति के अंदर 3d और 4s की ऊर्जा जो है लगभग समान होती है। ये ध्यान रखना होगा एक चीज़, तो पॉइंट अपने पास कि एनर्जी लगभग समान है। अब समान होने से क्या हुआ कि इनका इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आ जा सकते हैं। कहने का 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाएगा, और आने से क्या फ़ायदा हुआ, इसके अंदर ये हाफ फील्ड हो गए सारे, ये 3d हाफ फील्ड है, 3d5, ये 4s1 हाफ फील्ड है, तो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। तो हमने कहा कि अर्धपूरी कक्षक जब भी होगा हाफ फील्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा देन इसके। यहाँ से अगर हम बात कर लेते ये, तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब पहला उत्तर तो हमारे पास आ गया यही कि भाई हमने कहा कि मोर स्टेबल है ये 3d5 4s1, और एक इलेक्ट्रॉन क्यों आ गया इसमें, क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा जो लगभग समान है। क्लियर है? अब एक दूसरा और पॉइंट आपको यहाँ याद रखने होगा कि इलेक्ट्रॉन के साथ निर्देशांकों का विनिमय देखिए वहाँ पे कैसे हो रहा है। हम बात करें देखिए इसकी 3d5, ये 1 2 3 4 5 ये तो थे हमारे पास 3d के, और 6 ये हमारे पास 4s का था। तो हमारे पास क्या है, हाफ फील्ड में इतने इलेक्ट्रॉन है। अब देखना है कि इलेक्ट्रॉन के साथ इन निर्देशांकों का विनिमय कितनी तरीके से हम कर सकते हैं। इस एक का कितने तरीके से हुआ, 1 2 3 4 5 तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? फिर दूसरे का 1 2 3 4 तरीके से कर सकते हैं। फिर तीसरे का 1 2 3 तरीके से कर सकते हैं।
फिर तीसरे का 1 2 दो तरीके से कर सकते हैं और इसका एक तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल जो निर्देशांकों का विनिमय जो हो रहा है वो कितने तरीके से हुआ, 5 4 3 2 1। ये कितने हो टोटल 15 के ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा का मान जितना कम आएगा वो उतना ही स्टेबल होगा, ये कहना ये चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो निर्देशांक में कितना है 15K। अब देखिए हमने अगर इस बात को नहीं मानते, इसको 4 से ही लेते हम, तो क्या हो जाता है इसके अंदर, ये एक चीज़ नहीं आती और क्या आते 4 + 3 + 2 + 1, ये कितने आते हैं टोटल 10K। इसका मतलब ये ऊर्जा और कम है, तो जो ऊर्जा कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक कारण तो हमने क्या दिया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के कारण। दूसरा हमने क्या कहा कि इसके निर्देशांकों का, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ जो निर्देशांक डायरेक्शन है वो कितनी तरीके से विनिमय कर सकते हैं और उनके आधार पर इनकी ऊर्जा जो है वो, क्यों कि इनके मध्य कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, इनके मध्य कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इसको यहाँ पे हमने इस रूप में दर्शाया है और जिसके कारण ऊर्जा का मान जो है वो ये आ रहा है। तो जो ऊर्जा का मान आ रहा है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम जो है वो इनके आधार पर भी निर्धारित किया जा सकता है, जैसा हमने क्रोमियम में किया। अब देखिए इसी के रूप में एक एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं, फुल फील्ड में कॉपर वाला भी ले सकते हैं आप, जिसके अंदर हम करें 3D10 4s1 आता है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, क्यों कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखें ये 4s2 मान लें हम, तो ये बात 3D9 4s2। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को गलत मानते हैं। निर्देशांक की तरह भी चल सकते हैं और हाफ फील्ड फुल फील्ड की परिभाषा के आधार पे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3D और 4s की एनर्जी लगभग समान होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर के 4s से किस में आ गया 3D में, यानी 4s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किस में आ गया 3D के अंदर। तो ये स्थिति क्या बन गई 3D10 4s1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये क्या होगा, राइट सही होगा, क्यों कि मोर स्टेबल होंगे देन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड अदर कक्षकों से। तो ये किसने बताया था हमारे पास, ये भी ओबाव प्रिंसिपल के अंतर्गत ही चल रहा है, क्योंकि पूरी पिक्चर क्या है, क्वांटम के आधार पे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम, एटम परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस रूप में कॉन्फ़िगरेशन में भरे जा रहे हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो वो मोर स्टेबल हैं देन अदर्स हैं। तो एक पॉइंट इसका और बच रहा आपके पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, वो लास्ट पॉइंट अपन नेक्स्ट में लेंगे। थैंक यू।